हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड अब स्कूलों में मंथली एग्जाम ले रहा है। तो आज 10th क्लास का साइंस का पेपर हुआ है। आज 23 जुलाई है और आज कौन सा पेपर हुआ है? साइंस का जो पेपर हुआ है। तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा गया बीबी आंसर की, यानी बोर्ड बाबा के द्वारा आपको आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब सही आंसर मिलेगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मिलेगा। यदि आप ये आंसर एग्जाम में सवाल आएंगे और लिख देते हैं तो पूरा नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये पेपर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम नहीं है। और हम आपको बता दें, जितने भी मंथली एग्जाम हो रहे हैं इन सभी पेपर को आपको संभाल कर रखिए। नवंबर दिसंबर बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे आगे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024। ओके, तो ये जुलाई मंथ का पेपर है, साइंस का पेपर है। शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम जानते हैं अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा? तो ऑप्शन ए दिया उत्तल लेंस, बी दिया समतल अवतल, सी दिया अवतल लेंस, डी दिन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। लेंस की आवर्धन कैसा ही मात्रक? तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई। तो ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, तो दोनों का मात्रक सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी आवर्धन जो है ना, आवर्धन मात्रकहीन राशि से कोई मात्रक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होती है? ओके, यानी हमारे लेंस का जो फोकस दूरी बदलता है किसके द्वारा बदलता है? तो ऑप्शन ए दिया पुतली द्वारा, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन बी दिया दृष्टिपटल, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया सिलियरी मांसपेशिया, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हम जानते हैं हमारे नेत्र में लेंस की फोकस दूरी कौन बदलता है? सिलियरी मांसपेशिया, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पश्चिमाभी। क्या बोलते हैं? पश्चिमाभी। तो कभी कभी ऑप्शन में पश्चिमाभी लिख देता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो हमारे नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो ये तो पता है ना, पुतली से प्रकाश हमारे लेंस से तो पहुँचने से पहले कहाँ से गुजरता है? पुतली से। सबसे एक कॉर्निया, कॉर्निया बाद पुतली। तो पुतली के चारों ओर क्या होते हैं? आइरिस, जिसे हम लोग बोलते हैं परितारिका। परितारिका इसको घेरे रहता है। अब परितारिका अपने साइज को बदलकर पुतली में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? परितारिका, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। और यही रहता अधिकतम दूरी क्या होती है? तो अधिकतम दूरी होती है अनंत। अगला क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाता है। अब बताइए, जब प्रकाश चमकीला है उसका तीव्रता ज़्यादा है, तो तीव्रता ज़्यादा है तो पुतली कैसा बन जाएगी? तो पुतली छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो हम जानते हैं जब तीव्रता वाला प्रकाश आएंगे तो पुतली छोटा हो जाएगा। तो छोटा करने का काम कौन करता है? परितारिका करता है। और जब कम प्रकाश आएंगे तो पुतली क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है अत्यंत चमकीला होता है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली क्या बन जाती है? तो बोला है बड़ी, बी दिया है सामान्य, सी दिया है छोटी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। यानी अत्यंत चमकीले प्रकाश की स्थिति में हमारा पुतली क्या होता है? छोटा हो जाता है। ये रहता है कम तीव्रता वाला प्रकाश तो क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? उस नेत्र में क्या होता है? देखिए, तो यहाँ पर बोला है निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो नेत्र में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। ओके, तो ऑप्शन ए दिया है दूरदृष्टि दोष, बी दिया है निकट दृष्टि दोष, सी दिया है जरा दृष्टि दोष, और डी दिया है पलंदता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। ओके, अब देखिए 4 ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर यदि ऐसा बोला था, जो नेत्र निकट वस्तु साफ नहीं देख सकता है परंतु दूर देख सकता है, उसमें कौन सा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। परंतु हम जानते हैं जरा दृष्टि दोष में भी क्या होता है? तो जरा दृष्टि दोष में निकट दूर दोनों दिखाई नहीं देता है। तो निकट दिखाई नहीं देता है तो यानी दोनों दोष से पीड़ित हो सकता है। बट एक क्वेश्चन का 2 तो आंसर होगा नहीं, कहे कि कैसा क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन मात्र एक ऑप्शन वाला है, तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 8 टिक करेंगे। फिर से बात समझिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर दिखाई देता है। ओके,
जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट से दूर दोनों दिखाई नहीं देता है, या निकट और दूर कहीं की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और क्वेश्चन दिया है दो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो हम जानते हैं दोनों दृष्टि दोष से पीड़ित लोग निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएंगे, तो ये दोनों आंसर हो सकता है, बट ऑप्शन के अनुकूल चले तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड अधिक क्वेश्चन देता है और अधिक में कम बनाना होता है। जैसे अभी जो एग्जाम हुआ है इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है, तो इसलिए कंडीशन के अनुसार जितना क्वेश्चन आपको बनाना है तो उसमें आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो कौन सा लेंस को दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं लोग, तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आप इसके लिए ट्रिक से समझ सकते हैं, हालांकि ट्रिक की क्या जरूरत है, आपको डायरेक्टली याद भी होगा, जैसे हम बता दें आपको। जैसे बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि निकट और दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष बोले या दीर्घ दृष्टि बोले। एक है निकट दृष्टि दोष और दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष। ओके, तो ये तो कंफर्म पता रहता है, या तो अवतल होगा नहीं तो उत्तल होगा, तो कौन सा होगा, तब इसको ऐसे याद कर सकते हैं। निकट में कितना लीटर है, 3 लीटर है, दूर में कितना लीटर है, 2 लीटर है, और हम लोग के पास 2 लेंस है, एक लेंस है उत्तल लेंस और दूसरा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो देखिए सिंपल है, अधिक लीटर वाला का अधिक लीटर वाला लेंस इलाज करेगा, इसमें कम लीटर है तो कम वाला इलाज करेगा। यानी आप बोल सकते हैं निकट दृष्टि दोष कैसे इलाज किया जाएगा, अवतल लेंस से, और दूर कैसे किया जाएगा, उत्तल लेंस से। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन दिया है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इसे साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, पता है आपको। उसका अगला दिया है टार्टरिक अम्ल, तो इमली में पाया जाता है। फिर क्या दिया यहाँ पर, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपको बता दें, जैसे कि क्या बोलते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ओके, बट ये क्वेश्चन दिया है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में ऑल्फैक्टरी सूचक कौन नहीं है, यानी कौन गंधीय सूचक नहीं है, किसमें से स्मेल, मन होता है ना कि सूचक के बारे में पढ़े होंगे आप लोग कि सूचक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लोग अम्ल और क्षारक में विभेद करते हैं लोग कि पदार्थ अम्लीय है क्षारीय है। कोई मान लीजिए विलेन दिया गया है, बताना है कि आपको अम्लीय है क्षारीय है, कैसे बताते हैं लोग, सूचक का उपयोग कर बताते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में ओलिफैक्ट्रिक सूचक कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो अब यदि है लवंग, हम जानते हैं लवंग ओलिफैक्ट्री है, वेनिला भी है, प्याज भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। तो डी जो है ना ओलिफैक्ट्री सूचक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो बताइए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो बोला है प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण और क्षार। तो हम जानते हैं अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, अब बताइए इसमें कौन सा अम्ल है। ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, बी दिया है H2SO4, हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। NaOH क्या है, तो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्या होते हैं, भस्म होते हैं, यानी क्षार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी टी कर देंगे। तो ऑप्शन ए दिया है अम्ल, बी दिया है क्षार, सी दिया है लवण, डी दिया है कोई नहीं, तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बैटरी अम्ल होता है, तो बैटरी अम्ल क्या होता है, शायद पिछला टेस्ट में भी आप लोग आया था। तो बैटरी अम्ल क्या होता है, तो जानिए सांद्र H2SO4, ये वाला क्या होता है, बैटरी अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। ऑप्शन ए दिया प्राकृतिक, ऑप्शन बी दिया संश्लेषित, ऑप्शन सी दिया है गंधीय और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी गंधीय सूचक है। यानी लौंग तेल अपने गंध में परिवर्तन करता है अम्ल की उपस्थिति और क्षारक की उपस्थिति में, कैसे कैसे क्या करता है, तो सूचक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब सूचक पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे लोग, ठीक है। सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो गंधीय होगा। लौंग तेल क्या है, गंधीय सूचक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किसका pH मान न्यून होगा, किसका pH मान कम होगा। तो हम जानते हैं उदासीन पदार्थ का pH मान 7 होता है, अम्लीय पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है, और भास्मिक यानी क्षारीय पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है। भास्मिक पदार्थ का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो अम्लीय पदार्थ का pH मान 7 से कम और भास्मिक पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है। तो बोला गया है कि किसका pH मान न्यून यानी सबसे कम है। तो ऑप्शन ए दिया है लार, ऑप्शन बी दिया है खून, ऑप्शन सी दिया है दूध, ऑप्शन डी दिया है अमाशय रस। तो हम जानते हैं खून क्षारीय होता है, ये तो होगा नहीं। अब लार दिया है, दूध दिया है, अमाशयिक अम्ल दिया है। तो अमाशय
अमाशयी रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, और हम जानते हैं HCl एक प्रबल अम्ल है। तो जब HCl एक प्रबल अम्ल है, इसका pH मान कम होगा, तो कम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है, जल में अस्थायी खरापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे लोग वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं लोग, तो जल के अस्थायी कठोरता को हटाने में वाशिंग सोडा का यूज़ किया था, या पढ़े होंगे लोग। तो वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2। ओके, अब देखिए इसके अनुकूल इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए दिया है NaCO3, ऑप्शन बी दिया MgCO3, सी दिया Na2CO3। तो हम देख रहे हैं इसका अनुकूल ये है ना, ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो कौन प्रबल अम्ल है, तो ये कह दीजिए, तो इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किस में आता है, दुर्बल अम्ल में आता है। H3BO3 ये भी दुर्बल अम्ल होगा। ये कार्बोनिक अम्ल ये भी दुर्बल में आता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब किस में आते हैं, प्रबल अम्ल में आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन होती है, इसे हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो ऑप्शन ए दिया है पेशी कोशिका, न्यूरॉन, अस्थि कोशिका, डी दिया यकृत कोशिका। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी न्यूरॉन होगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.3 kg से 1.4 kg होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया 1 kg, ऑप्शन बी दिया 2 kg, ऑप्शन सी दिया है 1.4 kg। तो हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी 1.4 kg। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही संवेदग्राही माने क्या हुआ, जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तो हम जानते हैं हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियाएं हैं, जैसे कोशिका, त्वचा है, आँख है, नाक है, कान है, हमारे जीभ है, ये सब क्या होते हैं, ये सब सूचनाएं को ग्रहण करते हैं। ओके, जैसे बोला है कौन संवेदग्राही नहीं है, तो ऑप्शन ए दिया है नाक, तो नाक तो ग्रहण करता है, स्मेल ग्रहण करता है। ऑप्शन बी दिया है दिमाग, सी दिया है कान, तो कान साउंड को ग्रहण करता है। डी दिया है आँख, आँख से हम वस्तु को देखते हैं, यानी क्या करता है, या प्रकाश सूचनाओं को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यह संवेदग्राही नहीं है। जो ये क्या करता है, ये सबको कंट्रोल करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ये संवेदग्राही नहीं है। ओके, निम्नलिखित में कौन पौधों में नहीं पाया था, बताइए इसमें कौन सा है जो पौधा में नहीं पाता है। ऑप्शन ए दिया है रासायनिक नियंत्रण, ऑप्शन बी दिया है तंत्रिकीय नियंत्रण, ऑप्शन सी दिया है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी दिया है बी और सी दोनों। तो बता दें आपको, पेड़ पौधा में सिर्फ रासायनिक नियंत्रण होता है। तो रासायनिक नियंत्रण किससे होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है, यानी पेड़ पौधों में सिर्फ हार्मोनल नियंत्रण होता है, यानी हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण होता है। ओके, पेड़ पौधा में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाता है। तो जब तंत्रिका तंत्र नहीं पाता है, क्या तंत्रिका नियंत्रण होगा, नहीं होगा, यानी तंत्रिका नियंत्रण भी नहीं होगा और तंत्रिका तंत्र भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, बी और सी। ठीक है, तो देखिए इसलिए बोला था एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़ के टिक करना चाहिए। अब क्या होगा, बहुत से बच्चे क्या किए होंगे, निम्नलिखित में, सबसे पहला बात बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, नहीं पढ़ते, इसलिए सवाल ध्यान से पढ़िए। तो मैं आपने पढ़ा निम्नलिखित में कौन पौधों में नहीं पाया जाता है। ओके, रासायनिक नियंत्रण दिमाग, हाँ पढ़े थे, पाया जाता है। तंत्रिकीय नियंत्रण खड़ दे बीटी किए, काम खत्म। तो गलत हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पर दिया तंत्रिकीय नियंत्रण, यहाँ दिया तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी बी और सी दोनों सही, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ के टिक करना चाहिए। ओके, चलिए अच्छा आप लोग बताइए लोग, क्या इसका कौन सा ऑप्शन टिक किए हैं लोग, बी टिक किए, डी टिक किए। ठीक है, कमेंट कीजिए तो क्या टिक किए हैं लोग, क्यों हम बता देंगे। मैक्सिमम हम स्टूडेंट्स को देखे हैं क्या करते हैं लोग, हबड़ाई में क्या करते हैं लोग, पढ़े हैं, जानकारी है, और हबड़ाई में ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, गलती हो जाएगी। ठीक है, इसे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन दिया 26 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। तो जब मस्तिष्क से विभिन्न, हालांकि क्वेश्चन 5 नंबर का आया है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन करना। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला दिया है सेरिब्रम, सी दिया है सेरिबेलम, डी दिया है डाइसेफ्लॉन, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर दिया, निम्न में कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो हम जानते हैं पेड़ पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है, एथिलीन। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, एथिलीन, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, पादप हार्मोन्स क्या कहलाते हैं। पादप हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए दिया है एंजाइम, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है फेरोमोन, ये तो किस में पाया जाता है, यह पादप हार्मोन बोल दिया ना, बट ये जंतुओं में पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, फाइटो हार्मोन। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, पौधों में पाई जाने वाली गति कहलाती है। अब हम लोग पढ़े थे पौधों में पाई जाने वाली गति क्या कहलाती है, अनुवर्तनी गति कहलाती है, ऐसे अनुवर्तन बोलते हैं। तो अनुवर्तन भी बहुत टाइप के होते हैं, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो बोला है कि पौधों में पाई जाने वाली गति कहलाती है, ऑप्शन ए प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी जलानुवर्तन। तो हम जानते हैं ये तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन पादप हार्मोन है।
तो पादप हार्मोन का हम लोग पढ़े थे ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ओके, तो हमको पता नहीं इसमें कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर है इंसुलिन। इंसुलिन तो है नहीं क्योंकि जंतुओं में पाया जाता है। हम लोग पढ़े थे इंसुलिन किसमें पाया था, हम लोग पाया जाता है जो इसी कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है, जो कि एग्जाम में आता है जनरली। ओके, अगला दिया थायरोक्सिन, यह भी जंतुओं में पाया जाता है। फिर दिया एस्ट्रोजन, यह भी जंतुओं में किस वर्ग में पाया जाता है, नर में या मादा में, तो यह मादा में पाया जाता है। ओके, और अगला दिया है ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 30 नंबर का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार का पूरा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट होता है क्वेश्चन पर। तो थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देख लेते हैं। हालांकि यह दिया 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, बट आप लोग ध्यान देंगे, लोग एग्जाम में 5 को प्रश्न लिखिए अलग बात है, बट घर पर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि 10 का आंसर आपको याद रहे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बहुत सारे सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं नेत्र समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वर्णपट क्या है। चलिए इन सब का आंसर देखते हैं। चलिए इन सब का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, तो पहला क्वेश्चन था नेत्र की समंजन क्षमता से क्या, मतलब समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ओके, तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो लिखा गया नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु को आसानी से देख पाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी समंजन क्षमता किसी क्षमता है, नेत्र की क्षमता है। इस क्षमता से नेत्र क्या करता है, इस क्षमता से नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर कहीं भी स्थित वस्तु को आसानी से देख लेता है। इसे हम आपको बता दें हमारे नेत्र में क्या होता है, तो हमारे नेत्र में ना ये जो लेंस है, जो पीछे यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना होता है, तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी फिक्स होती है, यानी लेंस में प्रतिबिंब दूरी फिक्स होती है। ओके, परंतु वस्तु दूरी तो फिक्स होगा नहीं, तो हम लोग लेंस सूत्र पढ़े लोग 1/v - 1/u = 1/f। ओके, लेंस प्रतिबिंब का निर्माण इसी फॉर्मूला के अनुसार करता है। अब बताइए हमारे लेंस में एक कांस्टेंट हो गया, v क्या होता है, फिक्स होता है। तो बताइए जब v फिक्स हो गया लेकिन u तो बदलते रहेगा ना, तो u बदलेगा परंतु v फिक्स रहे, इसके लिए f को बदलना पड़ता है। तो f को कौन बदलता है, फोकस दूरी कौन बदलता है, सिलियरी मांसपेशी। तो देखिए यदि एग्जाम में आ गया समंजन क्षमता क्या है, तब परिभाषा लिख देंगे, और चाहते हैं पूरा 2 में 2 नंबर मिले तो ये पॉइंट भी लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चिमाभी यानी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश वर्णपट क्या है, इसे स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी दिखाई देती है उसे वर्णपट कहते हैं। ओके, तो अब देखिए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी दिखाई देती है उसे वर्णपट कहते हैं, यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला क्या है, तो ये वाला प्रिज्म है, तो लिख सकते हैं प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म। ये वाला क्या है, श्वेत प्रकाश, यहाँ पर लिख देंगे श्वेत प्रकाश। अब देखिए जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है, तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसे ट्रिक होता है बेजानी ह पीनाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखिए अब थोड़ा सा आपको बता दें, फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा और चाहते हैं कि एग्जाम में आप उसका आंसर लिखें और नंबर न कटे, इसलिए क्या करेंगे, तो यदि फिजिक्स का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई फोटो बन सकता है। तो यदि आंसर आता है कि हाँ बन सकता है तो फोटो बनेगी, कि इसमें कोई फॉर्मूला हो सकता है, तो आंसर आता है हाँ फॉर्मूला हो सकता है तो फॉर्मूला भी लिखिए। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाकर सोच समझ के लिखेंगे और आंसर को एकदम परफेक्ट बनाएंगे ताकि 2 में 2 नंबर मिल जाए। आप 5 नंबर का है तो 5 में 5 नंबर मिल जाए। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो 2 में 2 नंबर मिलेगा। कैसे, परिभाषा भी है, एक फोटो भी है, और देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश वर्णपट, इससे संबंधित एक बात भी लिखा गया। क्या लिखा गया है, इंद्रधनुष एक प्रकार का प्राकृतिक वर्णपट है। ओके, तो चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को मोड़ता है, या तो अभिसरित करेगा नहीं तो अपसरित करेगा। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसरित करता है, अवतल लेंस अपसरित करता है। बट यहाँ पर बात किया गया है लेंस का। तो देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने यानी क्या, अभिसरित या अपसरित मोड़ने की क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ओके, फिर यहाँ लिखा गया किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो मान लीजिए फोकस दूरी f है तो f का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/f होगा। और क्षमता को हम लिखते हैं p, तो p = क्या है 1/f, जहाँ p क्या है तो p लेंस की क्षमता है और f क्या है लेंस की फोकस दूरी। अब हम लिख देंगे लेंस की फोकस दूरी। फिर यहाँ लिखा गया लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ओके, अब बताइए एक डायोप्टर को क्या लिख सकते हैं,
तो देखिए यहाँ से आप सही मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे? फोकस दूरी का सही मात्रक क्या होगा? मीटर। यहाँ ऊपर है 1, तो 1/m को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इनवर्स। बिल्कुल यहीं पे लिखा गया है 1 डायप्टर मतलब 1 मीटर इनवर्स भी होता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, इस सबको मीटर इनवर्स भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट। इसमें चाहे तो पता है एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? तो ऐड कर सकते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है यानी माइनस में होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है। तो आप ये भी बात ऐड कर सकते हैं। ओके, बट इतना इनफ है 2 नंबर के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ लिखा गया है दृष्टि दोष नेत्र में उत्पन्न ऐसी समस्याएं हैं जो दृष्टि को प्रभावित करती हैं और सामान्य दृष्टि में कठिनाई उत्पन्न करती है। यानी सिंपल सी बात है, हमारे जब दृष्टि यानी नेत्र से में समस्या उत्पन्न होगा, हम कहेंगे वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, चाहे वो निकट की हो या दूर की हो, या किसी प्रकार से संबंधित हमारे आँख में जो प्रॉब्लम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, फिर यहाँ लिखा गया दृष्टि दोष सामान्यतः अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच सही फोकस न हो पाने के कारण होते हैं। यानी दृष्टि दोष क्यों होते हैं? तो इस कारण से होते हैं। फिर यहाँ लिखा है दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, हालांकि अन्य टाइप भी है जैसे मोतियाबिंद नाम से, कलर ब्लाइंडनेस, बट यहाँ पर जो मेनली 4 है वही लिखा गया है। तो लिखा गया है दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। हालांकि 10th क्लास में मात्र यही 3 पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और क्या है? जरा दृष्टि दोष। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों जाती है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यदि 1 मार्क्स से क्वेश्चन है मान लेते हैं, सीधे हम आंसर क्या बोलते हैं लोग? घेगा रोग से बचने के लिए हम किसे सलाह देते हैं लोग? आयोडीन युक्त नमक का सलाह देते हैं, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं लोग। बट इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे गला में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है? आयोडीन का उपयोग करना पड़ता है। और जब इसको आयोडीन नहीं मिलता है तो ये फूल जाता है, फूलना माने खिसिया जाता है, इसलिए क्या होता है? फूल जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। एक लाइन में आंसर हो गया, परंतु इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखा गया है? थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ओके, थायराइड ग्रंथि को किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि सही से कार्य नहीं कर पाती है। इस स्थिति में यह ग्रंथि क्या होती है? फूल जाती है, जिसे घेघा रोग कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? घेघा रोग कहा जाता है। घेघा रोग को ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में घेघा रोग न लिखकर ग्वाइटर लिख देता है। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं लोग, जो हमारे नेत्र में पीछे है उसे क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना तो इंग्लिश टर्म है, हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। मान लीजिए आप सिर्फ दृष्टिपटल पढ़ लिए बट ऑप्शन में खाली रेटिना दिखाई दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कुछ टर्म आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए। जैसे अभी आया था पश्चिमाभि, हिंदी में बोला जाता है बट ऑप्शन में कहीं पश्चिमाभि नहीं था, सिर्फ सिलेरी मांसपेशी था। इसलिए कुछ टर्म आपको इंग्लिश में जानना जरूरी है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण थे। तो लिखा गया है अम्ल और भस्म अभिक्रिया, अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर, लिख देंगे अभिक्रिया कर। ओके, अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसका यहाँ पर सामान्य रूप लिखा गया है कि अम्ल प्लस भस्म, लवण प्लस जल। अब 2 एग्जाम्पल लिखना, आप अपने से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस याद रखना चाहिए कि यहाँ पे वो अम्ल लिखेंगे और यहाँ भस्म लिखेंगे। अब इस दोनों से क्या बनेगा? आप यहाँ प्रोडक्ट बना सकते हैं आसानी से। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर अम्ल के रूप में क्या लिए हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर क्या लिए हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं। भस्म के रूप में यहाँ पर क्या लिए हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या लिए हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तब यहाँ पर क्या बनेगा? तो जब आयन का आदान प्रदान करेगा तो Na और Cl, तो क्या बनाएगा? NaCl। और प्लस यहाँ H और OH में क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। यहाँ H और OH में क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। तो आप इसे बना सकते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए कभी भी समीकरण लिखेंगे ना संतुलित जरूर करेंगे, बिना संतुलित के समीकरण छोड़ेंगे तो गलत माना जाएगा। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक से आप क्या समझते हैं? किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखिए। यहाँ लिखा गया वैसे पदार्थ जिनका उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति को पहचानने के लिए किया जाता है सूचक कहलाते हैं। परिभाषा एकदम आसान है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। नाम इसलिए सूचक, यानी कुछ सूचित करता है, कुछ बताता है। तो क्या बताता है? ये बताता है विलयन की प्रकृति। आप ऐसे बोल सकते हैं वैसे पदार्थ जिनका उपयोग किसी विलयन की प्रकृति अर्थात ये पता करने के लिए किया जाता है कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, उसे हम क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं। ओके, यहाँ लिखा गया है। अब फिर ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसमें बोला किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखे। तो हम जानते हैं सूचक होते हैं प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, उसमें कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं। ओके, तो यहाँ बोला गया है कैसा? संश्लेषित सूचक। तो लिखा गया मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है। मात्र हमको एक एग्जाम्पल लिखना था, इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो हम जानते हैं मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो सबसे ऊपर क्या होता है शरीर हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि। इस पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो ग्रंथि है अपना काम करता है, साथ साथ यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। ओके, तो चूंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ओके, तो इसे यहाँ पर लिखा गया पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की विभिन्न अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। इससे स्रावित विभिन्न हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, जिससे वे अपने हार्मोन का उत्पादन और स्राव कर सके। अतः पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ओके, तेरा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हार्मोन क्या है? दो पादप हार्मोनों के नाम लिखें। ओके, तो लिखा गया है हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो जीवों के शरीर में वृद्धि, विकास एवं विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं। ओके, अब इसमें भी लिख सकते हैं हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, वहीं पर बनते भी हैं। ओके, यहाँ लिखा गया हार्मोन द्वारा रासायनिक नियंत्रण होता है। फिर लिखा गया दो पादप हार्मोन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया दो पादप हार्मोन का नाम लिखे, तो लिखा है दो पादप हार्मोन ऑक्सिन और जिबरेलिन। आप कोई भी दो पादप हार्मोन लिख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है लास्ट लघुत्तरीय प्रश्न दिया है, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है? तो आंसर लिखा गया तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ लिखा गया है बाहरी और आंतरिक सूचनाओं को प्राप्त करना। तंत्रिका तंत्र का पहला काम क्या है? सूचना को प्राप्त करना। फिर दिया है शारीरिक अंगों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना। जैसे होता है ना, एक कोई मैं हम यहाँ पर खड़े हैं और धीरे से कोनो गर्म पदार्थ यहाँ पर सटा दिए, मैं सटा दिया, तो अचानक से क्या होता है? हम रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है? रिएक्ट करते हैं, देखते भी हैं। तो घटना यहाँ घटित हुआ, हमारा आँख उधर गया, तो ये सब क्या हुआ था? आँख और इस हाथ, तो दोनों के बीच आदान प्रदान करने का काम कौन किया? मस्तिष्क के कंट्रोल करने का काम किया। ओके, फिर यहाँ पर लिखा गया है विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, सोच, स्मृति और भावना। फिर लिखा गया उत्तेजनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करना। ये सब क्या है? ये सभी के सभी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये सब रहा लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? तो निकट दृष्टि दोष क्या है? तो हम जानते हैं नेत्र में उत्पन्न वह दोष, जैसे हम लिखा गया है, जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट का जो बिंदु, निकट बिंदु 25 पर रहता है परंतु दूर में गड़बड़ी होती है। यहाँ लिखा गया है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर पर ही रहता है परंतु दूर बिंदु क्या होता है? अनंत से घटकर निकट आ जाता है, नजदीक आ जाता है। ओके, फिर अगला दिया है निकट दृष्टि दोष का कारण। अब इसमें देखिए कारण पूछा नहीं है, परंतु जब इतना बोल दिया निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, तब जितना जानते हैं उतना लिख सकते हैं। कारण छूट गया तो वो चलेगा, परंतु हो ही नहीं छूटना चाहिए। इसमें इंडिकेट कर दिया है ना, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, ये कम फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा लिखा निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। निकट दृष्टि दोष कैसे होता है? यदि हमारे नेत्र में नेत्र गोलक बड़ा हो गया तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। मान लीजिए यह बड़ा नहीं हुआ लेकिन हई समस्या हो गया, कौन सा? अभी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए घट गया, तो इन दोनों स्थिति में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो देखिए इन दोनों स्थिति में एक्चुअली में होता क्या है? तो इन दोनों स्थिति में पता है क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे नेत्र है, ओके, ये जो रेटिना है, रेटिना, तो ये मान लीजिए दूर से आने वाले प्रकाश की किरणें हैं, तो रेटिना वो फोकसित न होकर नज़दीक फोकसित हो जाती है, यानी इधर रेटिना को और इधर फोकसित होती है, इसलिए हमें साफ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ओके, चलिए, तो ये क्या रहा? कारण। ओके, तो चलिए इस कारण का थोड़ा सा चित्र, इस चित्र बनाते हैं, कारण का चित्र। तो ये क्या है हमारा? चलिए, यह नेत्र का डायग्राम। मान तो नेत्र गोलक बड़ा हो गया है, तो पहले कहाँ पर था? यहाँ पर था। पहले कहाँ पर था? यहाँ पर। अब बताइए दूर से आने वाली किरणें क्या होंगी? दूर से आने वाली किरणें क्या होंगी? तो दूर से आने वाली किरणें क्या होंगी? यहीं पर फोकसित हो जाएंगे, यहीं पर फोकसित हो जाएंगे, यहाँ पर इमेज बनेगा। तो क्या वस्तु में साफ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे करें? अब हमको लिखना है निवारण, तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण। ओके, अब बताइए इस दोष को दूर करने का दो उपाय हो सकता है। कौन सा? तो हो सकता है कि हम आँख के अंदर जाएं और इसे अंदर की ओर दाब दें, तभी प्रतिबिंब बन जाएगा, बट ये तो संभव है नहीं। तो फिर क्या करेंगे? तो एक दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा और ऊपर कर दें,
और क्या करें, फैला दें। तो प्रकाश के किरणों को फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस करता है। और तो इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की चश्मा का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस की चश्मा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कैसे फोटो बनाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे फोटो बनाएंगे। चलिए, ये मान लीजिए यहाँ पर पहले नेत्र गोलक था, वहाँ पर चला गया। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक अवतल लेंस क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। अब क्या होगा, जो दूर से आने वाली किरणें थी ना, जो दूर से आने वाली किरणें थी, उसी अवतल लेंस क्या करेगा, थोड़ा सा फैला देगा, थोड़ा सा करेगा, फैला देगा। अब ये क्या होगा, अब एकदम रेटिना पर जाकर फोकसित हो जाएगी। तो इस स्थिति में अब यहाँ इमेज बनेगा, इस साइड से मान लेते हैं। अब यह वस्तु में क्या होगा, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ओके, तो ये रहा निकट दृष्टि दोष, ये रहा उसका इलाज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचे। उत्तल लेंस की बात किया है, तो हमें क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस बनाएंगे। चलिए, ये वाला क्या होता है, यहाँ पर ये होता है प्रकाशी के, जैसे हम लोग बोलते हैं ओ, इसे मान लेते हैं F1। तो इसका F1 का दोगुना क्या हो गया यहाँ पर 2F1। इसको मान लेते हैं F2, तो इसका दोगुना क्या हो गया यहाँ पर 2F2। अब तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब कैसे बनता है बताइए। तो हम जानते हैं, जब वस्तु प्रकाशी केंद्र फोकस के बीच होता है तो क्या होता है, आभासी और आवर्धित बनता है। इसके और इसके बीच रहता है तो क्या होता है, तो जब देखिए F1 और 2F1 के बीच होता है, इस स्थिति में क्या बनता है, वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच कहीं वस्तु रखेंगे, मान लीजिए यहाँ वस्तु रखते हैं। अब इसका हमें बनाना है प्रतिबिंब, इस वस्तु को हमने मान लिया AB। अब किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाना तो कितना किरण खींचना पड़ता है, 2 किरण खींचना पड़ता है इसके शीर्ष से। ओके, तो यहाँ से 2 किरण खींचेंगे। तो मान लीजिए एक समांतर भेज दिए, तो समांतर किरण कहाँ से आएंगी, फोकस से आएगी। दूसरा प्रकाशी केंद्र से भेजते हैं, तो प्रकाशी केंद्र जाने वाली किरण क्या होगी, प्रकाशी केंद्र से ही निकल जाएगी। प्रकाशी केंद्र से ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। चलिए, ओके, इसके बाद आप स्केल पेंसिल का उपयोग करके बनाएंगे तो स्पष्ट बनेगा। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो ये वाला हिस्सा यहाँ बनता है, यहाँ पर गया A डैश, और B वाला यहाँ बनाते हैं, क्या गया B डैश। तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वस्तु ए भी छोटा था, अब प्रतिबिंब क्या बना, यहाँ पर बड़ा यानी आवर्धित बना। ओके, तो ये रहा आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, दैनिक जीवन में pH का महत्व समझाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो लिखा गया है इसमें पहला, देखिए पहला महत्व क्या लिखा गया है, पेड़ एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। ओके, फिर यहाँ लिखा गया मिट्टी का pH, ये दूसरा है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया, आप ध्यान से इसे नोट कर लेंगे, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा है हमारे पाचन तंत्र का pH, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। तो इसी तरह यहाँ पर ये कितना नंबर है, ये 4 नंबर, यहाँ पर क्या है 5 नंबर है। ओके, इस सब का एक्सप्लेनेशन है, आप ध्यान से पढ़े समझे, और यदि समझ में नहीं आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर भी क्लास करते हो वहाँ पर जाकर पढ़ लें। अदरवाइज बहुत जल्द हम लोग प्रत्येक चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ बिहार बोर्ड के रूप में हम लोग, मैंने जो बिहार बोर्ड में जो जो चीज़ इसेंशियल है, जरूरी वाला चीज़ है, सब हम लोग लेकर आने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जिबरेलिन एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की विवेचना करें। तो हम जानते हैं जिबरेलिन साइटोकाइनिन क्या होते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन होते हैं। तो यहाँ लिखा गया है जिबरेलिन एवं साइटोकाइनिन पौधों में महत्वपूर्ण हार्मोन है जो उनके वृद्धि एवं विकास के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। तो पहला लिखा है जिबरेलिन के कार्य, तो यहाँ पर जिबरेलिन के 5 कार्य दिए गए हैं। आप ध्यान से देखें, पढ़े, समझे, पूरा समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा गया, यह तनों की लंबाई को बढ़ाता है, यह बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह फूलों के विकास एवं खिलने में सहायक होता है। इसी तरह बाकी सभी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, अभी जिबरेलिन हो गया, अगला क्या है साइटोकाइनिन। थोड़ा साइटोकाइनिन का देख लेते हैं। आप इन सभी का आंसर नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे ध्यान से। ये लिखा गया है साइटोकाइनिन के कार्य, तो यहाँ भी इसे कितने कार्य लिखा गया है, 5 कार्य लिखा गया है। जैसे कि यह कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। तो अगला 4 आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक्चुअली में जल्दी जल्दी बताने का रीज़न ये है ना कि अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, स्टूडेंट बहुत सारे आ गए हैं, इसलिए जल्दी बताना पड़ रहा है। ओके, नहीं तो पूरा चीज़ डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं, जब पाठ पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें।
ओके, यहाँ लिखा गया है मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके तीन मुख्य भाग हैं। 1 नंबर अग्र मस्तिष्क, 2 नंबर मध्य मस्तिष्क, 3 नंबर क्या है पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ ए नंबर अग्र मस्तिष्क, यहाँ पर पूरा अग्र मस्तिष्क के बारे में दिया गया है। यहाँ बी नंबर मध्य मस्तिष्क, पूरा मध्य मस्तिष्क के बारे में दिया गया है। कहाँ तक? यहाँ तो मध्य मस्तिष्क है। 1 मिनट, पश्चिम मस्तिष्क जा, पश्चिम मस्तिष्क वाला पेज कहाँ चला गया? नहीं, यहाँ पर है। यहाँ पर सी में क्या है? पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पर क्या है? पश्चिम मस्तिष्क से कार्य दिए गए हैं। और ये वाला क्या है? मस्तिष्क का फोटो। आप इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको किताब में दिया है, आप एनसीईआरटी किताब का फोटो ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह करके क्या होता है, जो आज के एग्जाम का जो साइंस का पेपर था उसका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लिए लोग। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।